हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट जो है वो चल रहा था अपना, और मेन कॉन्सेप्ट जो चल रहा था वो चल रहा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने पढ़ा कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा अपन ने। उसके बाद जो है सोविंग, जो बुआई होती है उसके बारे में पढ़ा। और फिर हम क्या काम कर रहे थे, तो फिर हम जो है खेत के अंदर खाद वगैरह और फर्टिलाइज़र वगैरह डाल रहे थे। ओके, जो मैन्योर होती है, जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, हम पेज नंबर 7 पे हैं अभी। तो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर में डिफरेंस दे रखा है। फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैन मेड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है इनको जो है लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब कोई प्लांट या एनिमल से जो है इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको टोटली ये कैसे होते हैं, केमिकली होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब टोटली इनको केमिकल से बनाया जाता है, कोई प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट नहीं होते ये। मैन्योर जो होती है इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल्स डंग, जिसको बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, डीकम्पोजिशन होता है मतलब अपघटन होना, टूटना या मिट्टी में मिक्स हो जाना। और किसको मिक्स किया जाता है, केटल डंग। जो मवेशी होते हैं उनका जो डंग होता है, वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, मल होता है, उसको एक पिट के अंदर डाल देते हैं, वो डीकम्पोज होता है। या फिर प्लांट रेजिड्यू, जो प्लांट होते हैं उसके जो रेजिड्यू होते हैं, रेजिड्यू मतलब अवशेष, रेजिड्यू जैसे लीव्स जो हैं, आप जानते हो पत्तियां गिरती रहती हैं, डंठल वगैरह, ब्रांचेस वगैरह टूट गई, या प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो अलग हो गया और वो मिट्टी के अंदर गिर जाता है, तो आप क्या करो, उसको वहाँ से कलेक्ट करके एक पिट के अंदर डाल दो। मतलब प्लांट का कोई भी वेस्ट कह सकते हैं आप, प्लांट वेस्ट और केटल डंग, इनको एक पिट, एक गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। अब जो माइक्रोब होते हैं हवा के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो क्या कर देते हैं, उनका डीकम्पोजिशन कर देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, और इस तरह से खाद जो है वो तैयार होती है। तो ये टोटली नेचुरल होता है और ये मैन मेड होता है। समझ गए आप, ये नेचुरल थिंग से बनता है और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनता है, मतलब केमिकल से बनता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो इनको फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है। जबकि मैन्योर जो है वो खेतों के अंदर ही आप तैयार कर सकते हैं। घर जो है उसके पास कहीं पर भी एक गड्ढा जो है, पिट जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओके, और गाँव में तो करते भी हैं ये चीज़ें। ओके, घर के नज़दीक में ही एक पिट जो है वो तैयार कर लेते हैं। उस पिट में गाय का गोबर और घर में जो जितने भी रेजिड्यू, जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, ओके, फ्रूट्स के छिलके हो गए, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, इन सब को उस पिट के अंदर डालते जाते हैं और उनका डिकम्पोजिशन होता जाता है और खाद बनती जाती है। और ये अच्छा भी है क्योंकि ये टोटली नेचुरल है, तो ये मिट्टी के लिए नुकसान नहीं करता, ये मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मैन्योर जो है वो हर तरीके से बेटर है फर्टिलाइज़र से। और फर्टिलाइज़र को हम बेटर क्यों नहीं मानते, देखिए फर्टिलाइज़र अगर हम डालेंगे तो ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होगी, प्लांट जो है बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं। जैसे यूरिया अगर डालेंगे तो नाइट्रोजन की सप्लाई हो जाएगी। ओके, लेकिन क्योंकि ये केमिकली हैं, तो अगर इनका एक्सेसिव यूज करेंगे, इनको आवश्यकता से ज़्यादा यूज करेंगे, तो मिट्टी केमिकली हो जाएगी। तो वो क्या है, फिर वो मिट्टी जो है अनफर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी कुछ सालों में। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। देखिए ये भी एक नुकसान है, फर्टिलाइज़र की वजह से मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं मिलता। अब ह्यूमस क्या होता है, देखिए मिट्टी के अंदर जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमस की वजह से। ह्यूमस किससे बनता है, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ, डंठल जब डीकम्पोज हो जाते हैं तो ह्यूमस बनाते हैं। ओके, गाय का गोबर जब डीकम्पोज हो जाता है तो क्या बनाता है, ह्यूमस। तो फर्टिलाइज़र से ह्यूमस कंटेंट बिल्कुल नहीं बढ़ता, और मैन्योर जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। अगर आपको इस ह्यूमस को पता करना है क्या होता है ये, तो आप अपने आसपास की कोई मिट्टी लीजिए और उसको छान लीजिए, तो मिट्टी के पार्टिकल्स तो नीचे चले जाएंगे, ऊपर जो आपको लगता है कि जो कचरा सा रह गया है, मटमेला कचरा सा, वो क्या है, ह्यूमस है। वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है,
क्योंकि उसके वो किससे बना है, क्योंकि वो प्लांट और एनिमल के जो रेजिड्यूज़ हैं, जो अवशेष हैं, जो वेस्ट हैं, उनसे बना है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए फर्टिलाइज़र का क्या फ़ायदा होता है, ये बहुत रिच होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भर भर के होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्योंकि ये पर्टिकुलर इन्हीं की सप्लाई करते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। और मैन्योर जो है वो लेस रिच होती है, न्यूट्रिएंट थोड़े कम होते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट होते हैं थोड़े थोड़े होते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत अच्छी है मिट्टी के लिए, क्योंकि ये मिट्टी का टेक्सचर इंप्रूव करती है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बीच में। चलते हैं आगे, पेज नंबर 7 जो है हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। टेबल 1.1 अभी अपन ने जो टेबल पढ़ी, ये गिव्स द डिफरेंस, ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस देती है। अब एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के, खाद डालने के एडवांटेजेस क्या हैं, जो गोबर की बनी हुई खाद है, मैन्योर है, उसको डालने के क्या फ़ायदे हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती है उसको फर्टिलाइज़र से अच्छा क्यों माना जाता है, क्यों है वो बेटर। ओके, तो पहला, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि इससे मिट्टी की पानी को रोकने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आप जो है खेतों के अंदर मैन्योर डालोगे, बारिश होगी तो मिट्टी ज़्यादा समय तक नम रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, क्योंकि ह्यूमस जो होता है, मैन्योर जो होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और आप जानते हो जब तक पानी रहेगा पेड़ पौधों को वाटर की सप्लाई होती रहेगी और उनकी ग्रोथ होती रहेगी। इट मेक्स द सॉइल पोरस, इसकी वजह से सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है, मतलब छिद्रित हो जाती है, उसके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। तो इससे क्या होगा, आप जानते हो जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, लेकिन उनको भी श्वसन करना पड़ता है, तो वो श्वसन जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो कैसे हो चुकी है, हवादार हो चुकी है, पोरस हो चुकी है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। दूसरा, इसके अंदर जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए यूजफुल हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे राइजोबियम है या फिर अर्थवर्म है, जो कि फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, जिसे जो मिट्टी को पोला करता है, न्यूट्रिएंट रिच करता है, तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, एक ऐसी मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ करते हैं जिस मिट्टी के अंदर मैन्योर है। इट इम्प्रूव, इससे मिट्टी का जो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, वो भी इम्प्रूव होता है, सुधर जाता है, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। ओके, तो ये थे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं आपको बताया जा चुका है। जितनी भी एक्टिविटी किसान खेतों में करता है वो सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। ओके, तो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जितनी भी एक्टिविटी किसान करता है खेतों में वो सब क्या होती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो अपन ने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लिया अभी तक। तो फर्स्टली अपन ने अभी पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले अपन ने मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा, मिट्टी को तैयार करने के फ़ायदे क्या हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। ओके, और मिट्टी को तैयार करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जैसे होई, कुदाली, प्लो, कल्टीवेटर काम में लिया जाता है उसके बारे में पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपन ने पढ़ी सोविंग। मिट्टी तैयार होने के बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं, बीज डालते हैं। ओके, तो हमने जो है सोविंग के बारे में पढ़ा था। ओके, फिर सोविंग के अंदर ही अपन ने पढ़ा बीजों को कैसे सिलेक्ट किया जाए, उन सब के बारे में। ओके, और फिर कौन से जो इम्प्लीमेंट्स हैं, औजार हैं जिनको काम में लिया जाता है सोविंग के लिए। फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब अपन ने जो है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिए।
ओके, अपन ने अब देखिए जब पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर बीजों की बुआई करी, अब छोटे छोटे पौधे जब उग गए, प्लांटलेट छोटे प्लांट्स जो है वो उग गए, तब अपन ने उसमें खाद और फर्टिलाइज़र दे दिए। अब हम क्या करेंगे, उनको पानी की भी ज़रूरत होगी, तो हम अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो क्या होगी, इरिगेशन, सिंचाई करेंगे हम अभी। समझ गए? तो इनके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में हो गया। अभी इरिगेशन के बारे में जानेंगे, कैसे पानी दिया जाता है फसल को, सिंचाई कैसे करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 7, इरिगेशन। ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको पानी तो चाहिए ही चाहिए, जीवन अगर उनको सर्वाइव करना है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे लिए, सभी लिविंग बींग के लिए ज़रूरी है। हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम भी पानी पीते हैं तो बॉडी जो है हाइड्रेट होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो वैसे ही प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है पानी। और आपने खेतों में पानी देते हुए देखा भी होगा किसानों को। ओके, वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स। अब जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो फसल होती है, वो कैसे एब्जॉर्ब करती है, जो पानी है उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है, तो रूट से एब्जॉर्ब करती है। अलोंग विद वाटर, अब पानी के साथ साथ क्या एब्जॉर्ब होता है, अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं और जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो मिनरल्स जो होते हैं, वो भी किसके साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वाटर के साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट कंटेंट्स नियरली 90% वाटर। तो एक पूरी प्लांट बॉडी में 90% ऑफ वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और पानी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे से ग्रोथ करनी है प्लांट को, बीज को अगर जर्मिनेट होना है, जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन क्या होता है, अपन ने सीड को मिट्टी के अंदर डाल दिया, अब उसको हवा मिलेगी, उसको पानी मिलेगा, उसको सनलाइट मिलेगा, तो मिलते ही बीज फटकर उसके अंदर से छोटा सा प्लांटलेट डेवलप होगा, पौधा डेवलप होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ओके, तो इसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, जर्मिनेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी पानी के अंदर घुल जाते हैं और प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। उसके अलावा जो फ्रॉस्ट होता है, फ्रॉस्ट आप जानते हो, जो कोहरा धुंध वगैरह आती है सर्दियों में, और जो गर्मियों में जो हॉट एयर करंट्स, जो गरम गरम हवाएं बहती है, उससे अगर प्लांट को कोई बचाता है तो कौन बचाता है, पानी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखना जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो आपको अगर मिट्टी को नम रखना है और प्लांट को लगातार पानी की सप्लाई करनी है तो आपको फील्ड के अंदर, खेत के अंदर रेगुलर वाटर की सप्लाई करनी होगी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन। मतलब पानी की लगातार जो सप्लाई देते हो आप, एक इंटरवल के बाद लगातार जो सप्लाई करते हैं, 1 दिन से 2-4 दिन से लगातार जो पानी दिया जाता है क्रॉप्स को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो टाइम है इरिगेशन का, मतलब कितना पानी देना चाहिए फसल को, किस समय देना चाहिए, तो वो जो है अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग है। जैसे आप जानते हो सरसों जो है, मस्टर्ड क्रॉप या गेहूं जो है, उनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और जो खरीफ है जैसे कि बाजरा, उसको पानी थोड़ा कम चाहिए। तो वह सब जो है किस फसल को कितना पानी देना है, कितनी सिंचाई करनी है, कितना इरिगेट करना है, वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप पे। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, मतलब कितना समय के बाद, कितना इंटरवल के बाद पानी देना है।
वेरीज करता है ये क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल। अब कुछ मिट्टी, अगर मिट्टी जो है वो हमारी चिकनी मिट्टी है जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, तो उसके अंदर पानी काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो हमें सिंचाई काफ़ी मतलब इंटरवल हमें बढ़ाना पड़ेगा। जबकि बलुई मिट्टी जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर पानी जल्दी पेनेट्रेट हो जाता है, तो उसको बार बार इरीगेट करना पड़ेगा। तो सॉइल पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे डिपेंड करता है और सीज़न पे डिपेंड करता है। अब सीज़न, अगर सर्दियों का सीज़न है तो आप जब इरिगेशन करेंगे तो पानी काफ़ी समय तक मॉइस्ट करके रखेगा, मिट्टी को गीला करके रखेगा। और गर्मियों में करेंगे तो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, तो हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। देखिए गर्मियों में ज़्यादा पानी देना पड़ता है बार बार। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करना होता है। कुड इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, बिल्कुल, क्योंकि ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन, क्योंकि हीट की वजह से वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो बुजो बोल रहा है कि इस बार ये पानी जो है एकदम सही से करने वाला है, पानी एकदम सही से देने वाला है प्लांट्स को, क्योंकि पिछली बार जो है इसके प्लांट जो है वो सूख गए थे, मर गए थे बिकॉज ऑफ डिफिशेंसी ऑफ वाटर, क्योंकि उनको पर्याप्त पानी जो है, सफिशेंट वाटर जो है वो नहीं मिला था। तो आगे जो है अपन जानेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो मैंने आपको जो अभी कोई पैराग्राफ बताया है पहले, मैं जो है आपको उसी की थोड़ी सी डिटेल जो है दे देता हूँ। तो देखिए ये प्लांट है, ओके। वाटर जो है कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ऐसा नहीं कि बारिश का पानी हुआ इसको प्लांट लीफ जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वाटर है, कौन सा वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर। कहाँ से आया, बारिश हुई तो पानी ज़मीन के नीचे चला गया, अंडरग्राउंड वाटर है ये, ओके। अब ये पानी जो है इसको एब्जॉर्ब करेगी रूट, कौन एब्जॉर्ब करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगी रूट्स। ये वाटर है, इसको एब्जॉर्ब कर रही है रूट्स, कर रही है। अब वाटर तो केवल एब्जॉर्ब किया नहीं जाएगा, जो सोइल है, ये मिट्टी जो है, यहाँ पर जो मिट्टी है, आपको पता है रूट जो होते हैं कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर। तो यहाँ पर जो मिनरल्स है वो भी पानी के अंदर घुल कर चले जाएंगे। जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, समझ गए। तो वाटर करता है ये सब काम। जो मिनरल की सप्लाई होती है, ओके, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये पहले क्या होते हैं, ये पहले वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, किसमें, वाटर, और फिर वाटर को रूट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए फ़ायदेमंद है। दूसरा क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था कि जो फ्रोस्ट मतलब कोहरा पाला जो पड़ता है सर्दियों में, तो प्लांट डैमेज हो सकता है, लेकिन लगातार अगर पानी इसकी बॉडी में बना रहेगा तो ये कोहरा जो है इसका नुकसान नहीं कर पाएगा, ओके। ऐसे ही जब हॉट एयर करंट, जब गर्मियों के अंदर गर्म हवाएं चलती हैं, तो अगर पानी इसके अंदर बना रहेगा तो प्लांट का नुकसान नहीं होगा, प्लांट मुरझाएंगे नहीं, डेड नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा है किसका, वाटर का। तो इसलिए जो है हमें क्या करनी चाहिए, इरिगेशन, सिंचाई। तो रेगुलर इंटरवल पे जो वाटर की सप्लाई करी जाती है प्लांट्स को, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप टू क्रॉप पर, मतलब अलग अलग फसल का इरिगेशन टाइम अलग है, कितना उनको पानी चाहिए वो अलग है। सीज़न टू सीज़न पर डिपेंड करता है, मतलब अगर सर्दियां हैं तो हमें ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि उस समय मॉइस्चर रहता है, किसके अंदर, हवा के अंदर मॉइस्चर रहता है, मिट्टी भी मॉइस्ट रहती है। लेकिन अगर गर्मियों का सीज़न है तो हमको पानी बार बार देना पड़ेगा, ओके। तो ये इन सब चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और डिपेंड किसके ऊपर करता है, सॉइल के ऊपर, ओके। कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, पानी को रिटेन करके रख सकती हैं, रोक कर रख सकती हैं, जबकि कुछ मिट्टी होती है जिनके अंदर पानी जो है रिटेन नहीं होता। तो जो मिट्टी पानी को रोक कर रख सकती हैं उनको इरिगेशन आराम से किया जा सकता है या काफ़ी लंबे इंटरवल से किया जा सकता है।
और जिसमें पानी नहीं रुकता उसमें हमें बार बार उनको इरिगेट करना पड़ता है। तो ये था इरिगेशन के बारे में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन जो है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब पानी की सप्लाई कहाँ से होती है और वो पानी कैसे फील्ड में या क्रॉप्स तक पहुँचाया जाता है उसके बारे में। जैसे देखिए एक लाइन यहाँ पे, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स। अब पानी की सप्लाई कहाँ से होगी सिंचाई के लिए? कुओं से, ट्यूबवेल से, जो तालाब हैं उनसे, झीलें हैं, नदियाँ हैं, डैम, बांध है, नहरें हैं, तो इनसे क्या होती है? वाटर की सप्लाई होती है। ये क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन है। जो पानी चाहिए सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, उसका ये सोर्स है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का डिटेल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल।